चलिए दोस्तों, तो फाइनली हम प्रवेश कर चुके हैं अपने असर्शन रीजन क्वेश्चंस के राउंड में। इसके अंदर हम देखेंगे कुछ 6 सवाल, जिसके अंदर हम ये जानेंगे कि किस तरीके से आपको ट्रू फॉल्स आइडेंटिफाई करने होते हैं और बेस्ड ऑन दैट आप अपने कोड्स का सिलेक्शन करके चलते हो। क्वेश्चन किस तरीके का आता है वो हमने चैप्टर 1 में भी देख लिया, चैप्टर 2 में भी देख लिया। आई होप आप फैमिलियर हो गए होंगे, बट फिर भी एक बार मैं छोटी सी इसकी रिपीटेशन यहाँ पे करके चल रहा हूँ। हमें क्या करना होता है, हमारे पास दो स्टेटमेंट दिए होते हैं, एक को हम असर्शन कहते हैं, दूसरे को हम रीजन कहते हैं, और हमें उनको देखते हुए आपको यहाँ पे करेक्ट कोड जो है वो सेलेक्ट करना होता है। अब ये करेक्ट कोड क्या है उससे पहले हम समझेंगे कि दो स्टेटमेंट क्या है, एक है असर्शन, एक है रीजन। हमें पहले देखना होता है कि क्या ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है या फॉल्स है। ऐसे रीजन वाला एक स्टेटमेंट है, क्या ये ट्रू है या ये फॉल्स है। अगर हमारा एक भी ट्रू फॉल्स में काम हो जाता है तो हम आ जाते हैं सी और डी ऑप्शन पे, जहां हम कहते हैं कि ए ट्रू है, बी फॉल्स है, या फिर ए फॉल्स है, बी ट्रू है। आपका मतलब असर्शन यहाँ पे ट्रू है, रीजन फॉल्स है, या फिर असर्शन फॉल्स है और रीजन यहाँ पे ट्रू है। बट दिक्कत कब आती है, जब हम कहते हैं कि दोनों के दोनों ट्रू है। तो अगर दोनों के दोनों ट्रू हो जाते हैं तो हमें सेलेक्ट करना होता है कि क्या ये दोनों इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड का मतलब कि जो रीजन है क्या ये एक्सप्लेनेशन है इस असर्शन का, मतलब ये क्या आपस में मिलती जुलती बातें कर रहे हैं, क्या ये रीजन इसी को एक्सप्लेन कर रहा है। अगर हाँ तो आप ए सेलेक्ट करते हो, और अगर ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है, दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट हैं लेकिन आपस में इनका कोई भी वास्ता नहीं है, तो उस केस में आप बी को सेलेक्ट करते हो। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, हमें ट्रू फॉल्स खेलना होता है और ट्रू फॉल्स के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ते हो कि उनका कोई रिलेशन है या नहीं है। ज्यादातर क्वेश्चन आपके ट्रू फॉल्स में ही निपट जाते हैं। चलिए सर समझते हैं इसको प्रैक्टिकली क्वेश्चन से लिंक करते हुए। पहला सवाल है आपका दिल्ली 2021 में पूछा गया। असर्शन क्या कह रहा है, द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट states that only those transactions can be recorded in the books of accounts which can be measured in terms of money। कह रहा है कि भैया आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को आप बुक्स में रिकॉर्ड करते हो जिसको कि मनी की टर्म्स में आप मेजर कर सको। तो क्या सही कह रहा है? बिल्कुल सर सही लग रहा है तो सुन के। तो ये हो गया हमारा ट्रू स्टेटमेंट। ओके, नाउ रीजन क्या है, कह रहा था क्रिएटिविटी ऑफ द एम्प्लॉइज दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द प्रॉफिट्स कैन बी रिकॉर्डेड अंडर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। कह रहा है कि जो एम्प्लॉय की क्रिएटिविटी है, जो उनकी काबिलियत है, जो उनकी क्रिएटिविटी है, वो प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए उसको हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए। तो ये क्या है, ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन है जिसको कि हम मनी की टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। कह रहा है कि ऐसा मनी मेजरमेंट कहता है, बिल्कुल भी नहीं कहता मनी मेजरमेंट, तो कहता है जिसी चीजों को हम रिकॉर्ड कर पाएंगे जिसको कि मनी की टर्म्स में आप मेजर कर सकते हो और क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस उसके अंदर नहीं आते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। जैसे ही दोनों फॉल्स हो गए आप सीधा सीधा उठ के किस पे चले जाओगे, अपने सी के ऊपर। एक ट्रू एक फॉल्स, मतलब असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो आपका जो सी कोड है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल तरीके का सवाल है, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म टेक्स इनटू अकाउंट्स ऑल प्रोबेबल लॉसेस बट इग्नोर प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स। कह रहा है जो कंजर्वेटिज्म है वो आपको ये कह के चलता है कि भैया जितने भी प्रोबेबल लॉसेस हैं उसको आपको रिकॉर्ड करना है, लेकिन अगर कोई भी प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट है या फिर कोई भी एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है तो उसको आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो कंजर्वेटिव ये कहता है, बिल्कुल सही रूल है, बिल्कुल सही बात बताई। आगे बढ़िए, ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटरप्राइज शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज्ड। कह रहा है जितने भी आपकी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है जो कि आपकी इकोनॉमिक अफेयर से रिलेटेड है एंटरप्राइज की, उसको हम पूरा पूरा डिस्क्लोज करके चलेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, क्या ऐसी कोई डेफिनेशन हमने पढ़ी है? हाँ सर पढ़ी है। कौन सी डेफिनेशन है? डेफिनेशन है हमारी फुल डिस्क्लोजर की, जो आपको कहता है कि सारी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, सारी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन जो है वो आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। तो ये भी ट्रू है। लेकिन ये जो है ये बात कर रहा है किसकी? कंजर्वेटिव्स की। और ये बात किसकी कर रहा है? फुल डिस्क्लोजर की। क्या आपस में कोई लेना देना है इनका? कोई लेना देना नहीं है। तो इस केस में आपका जो कोड है वो कौन सा लगेगा? यहाँ पे बी लगेगा। लेना देना होता तो कौन सा कोड लगता? ए लगता। ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, as per matching concept all cost incurred during a particular period should be charged to revenue of that period। मतलब कि मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितना भी खर्चा हुआ है, जितना भी आपका कॉस्ट इनकर हुआ है एक पर्टिकुलर पीरियड का, उसको उसी पीरियड के रेवेन्यू से आप चार्ज करोगे। चार्ज का मतलब कि उसी पीरियड के रेवेन्यू से आप उसको माइनस करके चलोगे। बिल्कुल सही बात कर रहा है। मैचिंग कॉन्सेप्ट की यही डेफिनेशन है, वो कहता है कि भैया जितना भी खर्चा होता है एक पीरियड का, उसको उसी पीरियड के रेवेन्यू से आपको लेस करना पड़ता है। आगे पीछे आप नहीं कर सकते, चाहे आपने कैश दिया हो, चाहे ना दिया हो, चाहे कैश मिला हो, चाहे ना मिला हो, बट आपकी अर्निंग और आपकी जो रेवेन्यू है और उसके प्रोपोर्शनलिटी जो आपका एक्सपेंडिचर है वो दोनों सेम पीरियड के होने चाहिए। करेक्ट डेफिनेशन। आगे,
It is because of matching concept that full cost of the asset is not treated as an expense in the year of its purchase itself, rather it is spread over its useful life। कह रहा है मैचिंग कॉन्सेप्ट ही है जो ये बात बता के चलता है कि जो भी हमारी एसेट की कॉस्ट होगी उसको आप पूरा पूरा खर्चा नहीं मानते हो, बल्कि आप ये कहते हो कि एसेट की लाइफ अगर 5 साल है तो 5 साल में इसको स्प्रेड कर दोगे, इसकी यूजफुल लाइफ में क्या कर दोगे, स्प्रेड कर दोगे, और हर साल इसका प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर आप एक्सपेंस में दिखाओगे, और ताकि उस रेवेन्यू से उसको माइनस किया जा सके। ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम कहते हैं कि हम रेवेन्यू इस एसेट्स को यूज करते हुए कितने साल जनरेट करेंगे, 5 साल जनरेट करेंगे। तो जब 5 साल रेवेन्यू जनरेट करोगे तो इसके खर्चे को भी आपको 5 साल में बांटना पड़ेगा, प्रोपोर्शनेटली बांटना पड़ेगा। 1 साल के रेवेन्यू से 5 साल के एक्सपेंस को आप माइनस नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट अलाउ नहीं करता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि रेवेन्यू का पीरियड और एक्सपेंडिचर का पीरियड दोनों के दोनों सेम होने चाहिए। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रू है। ये भी मैचिंग कॉन्सेप्ट डिफाइन कर रहा है, ये भी मैचिंग कॉन्सेप्ट डिफाइन कर रहा है। क्या ये आपस में रिलेटेड है? क्या ये इसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है? हाँ जी, इसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। तो आपका ए जो है वो यहां पे सही कोड हो जाएगा। अगला सवाल, ह्यूमन रिसोर्सेज इन अ बिजनेस फर्म आर इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द फर्म। कह रहा है जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो इंपॉर्टेंट तो होते हैं, लेकिन उसको हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट नहीं करते, रिकॉर्ड नहीं करते हैं। हाँ जी, ऐसा नहीं करते क्योंकि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जो है वो मना करके चलता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रीजन क्या है सर? Transactions should be recorded from viewpoint of business and not from the viewpoint ऑफ द बिजनेसमैन या फिर ऑनर। जो ट्रांजैक्शंस है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं किसके व्यू पॉइंट से? बिजनेस के व्यू पॉइंट से, ना कि उसके मालिक के व्यू पॉइंट से। तो बिल्कुल सही बात कह रहा है ये भी, क्योंकि बिजनेस में जब मालिक पैसा लगाता है तो मालिक के लिए तो भाई इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको लायबिलिटी में दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं ये कैपिटल है जो कि प्रोप्राइटर ने लगाया है, और ये उधारी है जो कि कहीं ना कहीं इस बिजनेस को, इस प्रोप्राइटर को आज नहीं तो कल लौटानी पड़ेगी। तो इन दैट वे हम कहते हैं कि हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा सोचना होता है, ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कौन बताता है आपको? ये बताता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कौन बताता है? बिजनेस एंटिटी। यहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है आपका? मनी मेजरमेंट। और यहां पे कौन सा लग रहा है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या ये दोनों आपस में रिलेटेड है? सही ये भी है, सही ये भी है, बट क्या ये आपस में रिलेटेड है? नहीं। ये अलग एंटिटी, ये अलग कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर रहा है, ये अलग कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर रहा है। तो बेस्ड ऑन दैट आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी। दोनों सही तो है बट आपस में रिलेटेड नहीं है, तो बी कोड आपका सही हो जाएगा। ये आपका एग्जाम में आया हुआ सवाल है, केवीएस 2021 में ये सवाल पूछा गया था। नाउ अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th, the essence of convention of prudence is to anticipate no profit and provide for all possible losses। कह रहा है जो कन्वेंशन है प्रूडेंस का, उसका मेन मतलब ये निकल के आता है कि भैया अपने को प्रॉफिट कोई भी रिकॉर्ड नहीं करना है, बट अगर कोई भी लॉसेस होने वाले हैं, कोई भी फ्यूचर के पॉसिबल लॉसेस दिखते हैं तो उसको रिकॉर्ड करना है। तो बिल्कुल सही डेफिनेशन इसने बताई है। प्रूडेंस कह सकते हो, इसको आप कंजर्वेटिज्म भी कह सकते हैं। ये आप देखेंगे ये वाला कॉन्सेप्ट जो है जिसको हम कह रहे हैं कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस या फिर कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव्स, ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हमने फ्रेम किए और बहुत सारे क्वेश्चंस को समझने का प्रयास किया है। तो आई होप आपको ये डीपली क्लियर हो जाना चाहिए, और इससे ये पता लगता है कि एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। नाउ अगला है रीजन। क्या कह रहा है रीजन के अंदर? कि कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस रिजल्ट्स इन अंडरस्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स एंड एसेट्स एंड ओवर स्टेटमेंट्स ऑफ लाइबिलिटीज। कह रहा है जो कन्वेंशन है प्रूडेंस का, इससे होता क्या है कि जो हमारे प्रॉफिट्स और एसेट्स हैं वो अंडरस्टेट हो जाती हैं, और जो हमारा लाइबिलिटी है वो ओवर स्टेट हो जाता है। क्या हमने ऐसा पीछे पढ़ा है? हाँ जी बिल्कुल ऐसा पढ़ा है। कन्वेंशन क्या करता है? ये प्रूडेंस आपको सारे लॉसेस को रिकॉर्ड करवा देता है। जब लॉसेस रिकॉर्ड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका प्रॉफिट बेवजह कम हो जाएगा। एक्चुअल में लॉस हुआ नहीं है, वो तो एक पॉसिबल लॉस है, हो सकता है भविष्य में हो सकता है ना भी हो, लेकिन इस कन्वेंशन की वजह से आप उसको रिकॉर्ड करते हो और आपका प्रॉफिट जो है वो अंडर स्टेट हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। प्रॉफिट कम हो जाता है। ऐसे आप स्टॉक में आप कहते हो कि भैया स्टॉक की मार्केट वैल्यू कम हो गई, तो मार्केट वैल्यू कम वाली दिखाएंगे, तो इसका मतलब भी क्या हुआ कि आपकी स्टॉक की वैल्यू भी कम होगी, तो इसको आप कह सकते हो कि आपकी एसेट की वैल्यू भी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। अगर प्रॉफिट कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपकी लायबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अगर प्रॉफिट कम होगा तो लायबिलिटी आपकी यहां पे बढ़ जाएगी। तो इसका जस्ट अपोजिट इंपैक्ट है। लायबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट को मैंने आपको डीपली पहले भी नहीं समझाया है, अभी भी नहीं समझाऊंगा, बट अगर आप इसको देखेंगे कि पार्शियली स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं आपका स्टेटमेंट जो है वो परफेक्टली
फाइन चल रहा है। फिलहाल आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर एसेट्स अंडरस्टेट हो रहा है तो हमारी हम कह सकते हैं कि लायबिलिटीज जो है वो ओवरस्टेट हो जाती हैं। इसको अलग एग्जांपल समझेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं बनी है कि आप लायबिलिटी वाले पार्ट को अच्छे से समझ पाओ। एक आधा चैप्टर और करेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तब आके आप इस क्वेश्चन को जब दोबारा देखेंगे तो आपको ये तो समझ में आएगा ही आएगा, जो भी समझाया जा रहा है साथ में ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। आप इतने से भी बता सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। अब दोनों ट्रू तो हो गए, क्या दोनों का कोई लेने देना है? ये भी प्रूडेंस की बात कर रहा है, ये भी प्रूडेंस को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऑब्वियसली इनका आपस में लेने देना है। तो अकॉर्डिंगली आपका जो ए है कोड वो यहां पे करेक्ट कोड हो जाएगा। नाउ अगला सवाल क्या आता है सर? अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस रिक्वायर्स दैट द सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी यूज्ड फ्रॉम द वन अकाउंटिंग पीरियड टू द नेक्स्ट। कह रहा है जो एक साल यूज किया उसी को आपको, उसी अकाउंटिंग मेथड को जो एक साल यूज किया उसी को अगले साल यूज करना है, ऐसा आपको प्रूडेंस कहता है। कैसा ही कह रहा है? बिल्कुल नहीं। ऐसा कौन कहता है? ऐसा आपको करता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, जो कि एक फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है। वो बता के चलता है कि आपके जो अकाउंटिंग मेथड्स है, अकाउंटिंग पॉलिसीज है, टेक्निक्स है, प्रिंसिपल्स हैं, वो सारे सेम होने चाहिए। जो आपने एक साल यूज किया था उसी को आप आने वाले साल में भी यूज करें, ताकि कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन रहे और आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कंपेरेबल हो सके। बट प्रूडेंस ऐसा नहीं कहता, तो दिस इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब ये स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो गया तो क्या दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो सकते हैं? सर ये आपने ऐसा पहले भी बताया था। ये वो ट्रिक है जो आपको ध्यान रखनी है, आपका टाइम बचाती है, कि अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो ये आपका फॉल्स होगा ही होगा। क्यों? सॉरी, ये अगर फॉल्स हो गया तो ये आपका ट्रू होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों फॉल्स होने का तो आपका ऑप्शन ही नहीं है। आपका कोड जो है वो हमेशा कहता है एक ट्रू एक फॉल्स, या फिर दूसरा ट्रू पहला फॉल्स, या फिर दोनों ट्रू। ये बात ही नहीं करता कि दोनों फॉल्स। तो अगर दोनों फॉल्स का आपके पास कोड ही अवेलेबल नहीं है तो कभी ऐसा नहीं होगा कि दोनों फॉल्स होंगे। इसको आप पढ़ो ना पढ़ो ये ट्रू होगा, बट इसको पढ़ना तब जरूरी है जब इस फॉल्स पे आप कॉन्फिडेंट ना हो। मतलब कि सवाल आया, आपने इस फॉल्स को पढ़ा, आपने कहा ये तो फॉल्स हो गया, तो आप इसको ट्रू नहीं बना लोगे। तब बना सकते हो जब आप इस पे बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो। अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कहोगे कि नहीं नहीं नहीं, इसको एक बार पढ़ लेते हैं, और अगर ये भी फॉल्स लग रहा होगा तो आपको सोचना पड़ेगा कि भैया दोनों में से सही वाला फॉल्स कौन सा है या ज्यादा गलत कौन है। जो ज्यादा गलत होगा उसको आप फॉल्स बनाओगे और एक को आपको ट्रू बनाना पड़ जाएगा मजबूरन। ऑल्दो इतना कठिन सवाल कभी आएगा नहीं कि आपको इतना सोचना पड़े, बट इनकेस ऐसी पॉसिबिलिटी आती है तो आपको इस तरीके से उसको एनालाइज करना होता है। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया ऑल्दो हमारे हिसाब से। Now, the consistency concept states that if straight line method of depreciation is used in 1 year, then it should also be used in next year. तो consistency क्या कह के चल रहा है कि अगर आपने एक मेथड को यूज किया था एक साल में तो उसी को आप यूज करोगे अगले साल भी। तो बिल्कुल सही है, कंसिस्टेंसी ऐसा कहता है ताकि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंपेरेबल हो सके। तो दिस फॉल्स, दिस ट्रू, तो आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे डी इज द करेक्ट कोड। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस हम इस तरीके से असर्शन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ये कोई नई वैरायटी नहीं है, कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है। आपको थोड़ा सा इसको समझना है कि अटेम्प्ट कैसे करना है। रेस्ट इट इज जस्ट लाइक अ ट्रू फॉल्स, और कुछ भी खास नहीं होता इसके अंदर। चलिए जी, तो ऑल द वेरी बेस्ट। एक लास्ट पार्ट बचता हमारा 10 कदम का, उसको कवर करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।